डार्क मैटर की सबसे खास बात यह है कि भले ही हम नहीं जानते थे कि एग्जिस्ट करता है, पर इसी ने उस यूनिवर्स को बनाया जिसमें आज हम रहते हैं। अगर आप यूनिवर्स की सभी गैलेक्सीज को देखें और वो जहाँ मौजूद है उसे देखें, तो ये ऑब्वियस है कि वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में पोजीशन्ड है और वो पैटर्न डार्क मैटर की वजह से ही है। डार्क मैटर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसके बिना हमारे यूनिवर्स का बनना मुमकिन नहीं होता। इसकी मदद से साइंटिस्ट्स आज से लेकर पिछले 13.5 बिलियन ईयर्स तक हुए कॉस्मोस के एवोल्यूशन को एक्यूरेट तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। पर बिग बैंग की तलाश में साइंटिस्ट्स समय में और पीछे जाकर यूनिवर्स के शुरुआती 100 मिलियन ईयर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब स्टार्स भी पैदा नहीं हुए थे। उस समय में जाने के लिए साइंटिस्ट्स को नए टूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकें जब लाइट नहीं थी। आखिर कॉस्मिक डार्क एज में कौन से रहस्य छिपे हैं? साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की स्टोरी को फिर से ट्रेस कर रहे हैं। वो शुरुआती समय में जाने के लिए टेलीस्कोप्स की नई जनरेशन और सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। पर बिग बैंग के करीब 200 मिलियन ईयर्स बाद, लगभग उस समय जब पहले स्टार्स जल उठे होंगे, गैस के एक विशाल बादल ने उनका व्यू ब्लॉक कर दिया। समय में पीछे जाने की भी एक लिमिट है, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहां पर यूनिवर्स खुद ओपेक हो जाता है। तो ये एक फॉग जैसा है, आप इसके पार नहीं देख सकते। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स इस धुंध के पार नहीं देख सकते, इसलिए इस समय को कॉस्मिक डार्क एज कहते हैं। पहले स्टार्स खोजने के लिए साइंटिस्ट्स को धुंध के पार देखने का तरीका ढूंढना होगा। सिएरा नेवाडा के बगल में एक खास तरह का टेलीस्कोप लगा हुआ है। ये स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स हमारे यूनिवर्स के शुरुआती 200 मिलियन ईयर्स से एकोस को रिसीव कर रहे हैं। उस समय से अब तक यूनिवर्स अपने ओरिजिनल साइज से 30 गुना ज्यादा फैल चुका है। इसलिए इन एंशिएंट टाइम्स में प्रोड्यूस हुई रेडिएशन भी स्ट्रेच हो चुकी है। हम एरा यूनिवर्स के शुरुआती समय वाली रेडिएशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उस समय एरा यूनिवर्स में बना रेडिएशन एक्सपैंड हुआ है, इतना कि उसे कैप्चर करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज लो होनी चाहिए। इतनी लो कि आपको एक खास तरह के एंटीना की जरूरत पड़ेगी। ग्रेग हेलिनन 288 रेडियो एंटेनास यूज करते हैं, जिनसे ओवेंस वैली लॉन्ग वेवलेंथ अरे बनती है। इन्हें 1.5 किलोमीटर के दायरे में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आज वो इनमें से सिर्फ एक की गड़बड़ी ट्रेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सब कुछ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, बस एक टच से सब कुछ उड़ सकता है। वोल्टेज ठीक लग रहा है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सिग्नल पाथ में होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली एक बिल्डिंग में है। ग्रेग की टीम इन सभी एंटेना से आने वाले हल्के सिग्नल्स को कंबाइन करके कॉस्मिक डार्क एज के रेयर इवेंट्स की झलकियां दिखाती है। आज के सुपर कंप्यूटर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि कई सारे एंटीना से आने वाले सिग्नल्स को कंबाइन कर सकें, जैसे कि ये वाला। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि वो स्टार्स बने कैसे। धुएं के पार देखने की कोशिश करने के बजाय ग्रेग का टेलीस्कोप धुंध को ही देखता है, क्योंकि ये धुंध हमारे यूनिवर्स की स्टोरी में जरूरी रोल निभाती है। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले अंधेरे का राज था। तब कोई स्टार्स या प्लैनेट्स नहीं थे, सिर्फ धुंध थी जो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से बनी थी। समय के साथ साथ ग्रेविटी ने गैस को घने गुच्छों में स्क्वीज कर दिया, जिनसे कॉस्मोस के पहले स्टार्स बने। कम दिन जीने वाली ये फायरबॉल्स इंटेंस ब्लू लाइट देती हैं। जितनी ज्यादा फर्नेसेस जलती चली गई, घनी धुंध में उतने होल्स जल उठे और स्पेस में पहली स्टार लाइट फैल गई, जिससे डार्क एज का अंत हो गया।
ग्रेग के एंटेने पता लगा रहे हैं ये पहले स्टार्स कब चमकना शुरू हुए। पर इतने सिंपल स्ट्रक्चर्स उस इवेंट का पता कैसे लगा सकते हैं जिसका पता दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स भी नहीं लगा पाए। एंटेनाए उस हाइड्रोजन गैस के बादल की थिकनेस मेजर करते हैं। जैसे जैसे स्टार्स चलते गए वो बादल छंटता चला गया। ग्रेग की टीम डार्क एज के दौरान हाइड्रोजन लेवल में आई गिरावट को ट्रैक करेगी और इस मेजरमेंट से पता लगाया जाएगा कि पहले स्टार्स कब अपीयर हुए होंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है पर डिटेक्टेबल है। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि हमारी गैलेक्सी से आने वाला रेडिएशन डार्क एजेस से आने वाले रेडिएशन से मिलियन टाइम्स ब्राइट है। 150 से ज्यादा होम कंप्यूटर्स के बराबर प्रोसेसिंग पावर का यूज करके ग्रेग की टीम आसपास के सभी स्टार्स फिल्टर कर सकती है, जिससे उस एंशिएंट हाइड्रोजन क्लाउड का हल्का ट्रेस रह जाएगा। अब पहली बार हम सच में आसपास की गैलेक्सीज से आने वाले एमिशन को अलग अलग करके समझ सकते हैं और डार्क एजेस में छुपे उन सीक्रेट्स को जान सकते हैं। ग्रेग और उनके साथी कॉस्मिक डार्क एज की एक झलक देख रहे हैं और अगले 10 सालों में उन्हें उम्मीद है वो जान सकेंगे स्टारलाइट सबसे पहले कब अपीयर हुई थी। जब आप रात को आसमान देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, पर सच ये है कि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की हिस्ट्री में बहुत पीछे जाएं तो आपको पता चलता है कि आसमान आज जो है वो पहले नहीं था। यूनिवर्स की शुरुआत में जरूर ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिन्हें देखने में हमें इंटरेस्ट होता, क्योंकि यूनिवर्स में जो पहले स्टार्स थे वो उन स्टार्स से पूरी तरह अलग थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वो शायद सन के मास से 100 या हो सकता है 1000 टाइम्स ज्यादा बड़े हों। मुझे लगता है वो एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे और सुपरनोवा एक्सप्लोजन में कोलैप्स कर गए होंगे। पर उस हाइड्रोजन की धुंध का क्या हुआ जिनसे ये स्टार्स बने? वो कहां से आई थी और क्या एस्ट्रोनॉमर्स उसके पार देख सकते हैं? बिग बैंग के इतने करीब आकर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। हम बिग बैंग के समय को ऐसे किसी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते जिससे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी की जाती हो, चाहे बात विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट की ही क्यों ना हो। साइंटिस्ट्स को यूनिवर्स के शुरुआती समय के इवेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए नई टेक्निक्स की जरूरत है। डार्क एज जिस धुंध से भरी पड़ी है वो ज्यादातर हाइड्रोजन से बनी है और हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे सिंपल एटम है। हम ये तो जान चुके हैं कि एटम क्या है, पर सच ये है कि वो तो बस पहला पॉइंट है जब बात यूनिवर्स के मैटर को उसके कंपोनेंट पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की हो। हर हाइड्रोजन एटम की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी और बिग बैंग की खोज में लगे साइंटिस्ट्स के लिए अगला बड़ा सवाल यही है। ब्रुकहेवन, लॉन्ग आइलैंड में एक टीम उस समय में झांक रही है जब पहले एटम्स भी नहीं बने थे। तो ये है रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर। इसी में हम उन कंडीशंस को रिक्रिएट कर सकते हैं जो बिग बैंग होने के 1 माइक्रोसेकंड बाद रही होंगी। ये उस समय की बात है जब एटम्स नहीं बने थे, ना ही उन एटम्स से स्टार्स बने थे, बल्कि आज गैलेक्सी में पाया जाने वाला कोई भी स्टफ नहीं बना था। पॉल की टीम एक्सेलरेटर के आसपास गोल्ड एटम्स के न्यूक्लियाई फायर कर रही है। ये एक्सेलरेटर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की इन 2 रिंग्स से बना है। इसके अंदर गोल्ड न्यूक्लियाई को लगभग लाइट की स्पीड पर एक्सेलरेट किया जाता है और वो दोनों रिंग्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस पूरी टनल का सर्कमफेरेंस करीब 3 किलोमीटर है और गोल्ड न्यूक्लियाई इस पूरी टनल में 10,000 टाइम्स पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं। न्यूक्लियाई इस जायंट डिटेक्टर के अंदर मिलते हैं और तब के यूनिवर्स का पल भर के लिए स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं जब वो 1 सेकंड की मिलियंथ पार्ट एज की थी, जब एटम्स भी नहीं हुआ करते थे। होता यह है कि जब ये 2 गोल्ड न्यूक्लियाई कोलाइड करते हैं
तो बहुत ही हॉट और डेंस मैटर क्रिएट होता है जो बहुत कम समय के लिए सरवाइव करता है।